दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी संकलन में स्वागत है। आज प्रस्तुत है ये रहस्य क्यों नहीं सुलझते। यह लेख पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक दृश्य जगत की अदृश्य पहेलियां से ली गई है। आप सभी से आग्रह है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रस्तुत है इस पुस्तक की भूमिका। विज्ञान की अधुनातन प्रगति और चंद्रमा तथा मंगल पर विजय जैसे अभियान निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ एवं बुद्धिशील प्राणी है। परंतु इसी कारण यह सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता सामर्थ्यवान इकाई नहीं हो जाता। विपुला प्रकृति के थोड़े से रहस्य हाथ लग जाने पर मनुष्य अपने आप को प्रकृति और ईश्वर से भी बड़ा समझने लगा। लेकिन जब प्रकृति उसके सामने ऐसे सवाल कर देती है जिन्हें वह सुलझा न सके, तब मनुष्य की क्षुद्रता और अल्प सामर्थ्य का आभास होता है। प्रकृति के ऐसे ही रहस्यपूर्ण सवाल जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं और उनका हल आज तक कोई भी वैज्ञानिक या बुद्धिशील मेधावी नहीं कर सका है। प्रस्तुत लेख का शीर्षक है ये रहस्य क्यों नहीं सुलझते। होनोलुलु से 75 मील की दूरी पर कवाई टापू है। यह पश्चिमी आइलैंड के हवाईया ग्रुप में आता है। नहीली के किनारे एक 60 फुट ऊंची और आधा मील लंबी एक पहाड़ी है। इसमें बालू, कोरल, सेल्स तथा लावा के कण पाए जाते हैं, जो अपने आप में एक आश्चर्य है। उससे भी आश्चर्य यह है कि इस टीले से प्रायः कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आया करती है। रात के अंधकार और प्राकृतिक प्रकोप जैसे अवसरों पर यह ध्वनि बहुतायत में से सुनने को मिलती है। बच्चों के लिए यह क्षेत्र निषिद्ध है, क्योंकि यह बोली सुनकर बच्चे डर जाते हैं। आज तक कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी वैज्ञानिक उस कारण की खोज नहीं कर पाया है कि इस टीले से यह भौंकने की आवाज़ क्यों आती है। ऐसा भी नहीं कि पास में किसी गांव से कोई कुत्ता भौंकता हो और उसकी प्रतिध्वनि आती हो। इतिहास में फ्रेड पेटजेल, जिसे हॉग कॉलर चैंपियन के नाम से जाना जाता है, वह तो उदाहरण है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वह इतना ऊंचा बोलता था कि जिसकी आवाज़ 3 मील दूर तक मज़े से सुनी जा सकती थी। किंतु इस टापू में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी जंतु नहीं जिसकी आवाज़ इतनी दूर तक पहुंच सकती हो। रहस्य ज्यों का त्यों बना हुआ है और अपने विश्लेषण की एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है। प्रकृति के कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। गाने वाली बालू से भरे रेगिस्तान अभी भी अपने रहस्य बताने के लिए मानवीय बुद्धि को चुनौती दे रहे हैं। गाने वाली बालू संसार के विभिन्न भागों में पाई जाती है। 12वीं शताब्दी की बात है। मध्य एशिया के दुर्गम रेगिस्तान टकलामाकन को मार्को पोलो अपने दल सहित पार कर रहा था। एक शाम खेमा गाड़ते समय उस दल ने सीटी जैसी सुरीली आवाज़ लगातार बजने सुनी। इसका कोई कारण समझ में नहीं आया तो दल के कुली भाग खड़े हुए। उन्होंने उसे अस्पष्टतः भूत का आतंक माना। प्रायः सभी कुली भाग खड़े हुए थे, पर 3 तो उसने बड़ी मुश्किल से रोका। भूत के आतंक से वे बदहवास हो रहे थे। इस सुनसान में लगातार इतनी मीठी बंसी रात भर आखिर भूत के अतिरिक्त और कौन बजा सकता है। वे निरंतर भागने की आतुरता व्यक्त करते रहे। मार्को पोलो ने बड़ी चतुरता से उन्हें रोक पाने में सफलता पाई। उसने बचे हुए 3 कुलियों को अपने पास एक जादू का ताबीज़ दिखाया और कहा, यह भूतों से रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है। कल जो कुली भागे थे, उन्हें सीटी बजाने वाले भूत ने सामने वाले टीले के पीछे पकड़कर चबा डाला है और उनकी चमड़ी की डुग्गी बनाकर बजाता फिर रहा है। तुम भागना चाहो तो भले ही चले जाओ, पर तुम्हारी भी वही दुर्गति होगी। हाँ, मेरे पास रहोगे तो यह ताबीज़ मेरी ही
ही नहीं तुम्हारी भी रक्षा कर लेगा। इस आश्वासन से कुली रुक गए और उस रेगिस्तान को पार कर सकना संभव हो गया। मार्को पोलो ने उस सुनसान के संगीत का पता लगाने में बहुत अकल लड़ाई, पर कुछ नतीजा नहीं निकला। भूत पर वे विश्वास नहीं करते थे, पर कुछ इस नीरव निनाद का अन्य कोई कारण भी तो समझ में नहीं आता था। उस रहस्य पर से पर्दा इस शताब्दी के आरंभ में उठा है। सर ओरेल स्टाइन ने गोबी मरुस्थल का सर्वे करते समय यह विवरण प्रकाशित किया कि टकला मकान क्षेत्र में बिखरी बालू ध्वनि मुखर है। उससे वाद्य यंत्रों की तरह क्रमबद्ध ध्वनि प्रवाह निकलता है। गोबी मरुस्थल प्रायः 8 लाख वर्ग मील में बिखरा पड़ा है। इसके कितने ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां बालू गाती है। इनकी आवाज़ें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की है। टकला मकान क्षेत्र में पश्चिमी अंचल अंदाज पादशा के सारे क्षेत्र की बालू ध्वनि मुखर है। वहाँ अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरह के संगीत बजते गूंजते सुने जा सकते हैं। स्पेन के एक यात्री एंटोनियो डी अल्लोआ जब अपने दल के साथ एंड्रीज पर्वत श्रृंखला पार कर रहा था तो पंचामार्का नोटी के समीप वायुमंडल में गूंजता हुआ संगीत सुना। उसे सुनकर सारा दल भाग खड़ा हुआ। भगोड़ों ने यहाँ तक बताया कि उन्होंने अत्यंत विशालकाय दैत्य की डरावनी छाया भी उस क्षेत्र में भागती दौड़ती अपनी आंखों से देखी थी। प्रकृति के कतिपय अद्भुत रहस्यों का पता लगाने में अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग खर्च करने वाले अन्वेषी लेवरी ने दक्षिणी अमेरिका के दुर्गम अंचलों की खोजबीन की। उसने स्कूयो नदी के रेतीले मैदान में मुखरित होने वाली ध्वनि संगीत का वर्णन किया। इसका विवरण सर आर्थर कानन डायल की लास्ट वर्ल्ड में विस्तारपूर्ण दिया गया है। इसी प्रकार नील नदी के उस पार कार्नक के खंडरों में 2 पत्थर की घूरती हुई प्रतिमाएं हैं। दोनों एक दूसरे की ओर मुंह किए 1 मील के फासले पर जमी है। इनमें से एक प्रतिमा तो पत्थर की तरह चुप खड़ी रहती है, पर दूसरी से अक्सर कुछ बोलने की आवाज़ आया करती है। पत्थर की मूर्ति क्यों और कैसे बोलती है, उसका पता लगाने की हर संभव कोशिश की गई, किंतु अभी तक तो कुछ ज्ञात नहीं हो पाया। मूर्ति में रेडियो यंत्र भी नहीं लगे हैं, जिससे अनुमान किया जाए कि संभव है वह अदृश्य शब्द प्रवाहों को पकड़ लेते हों और यह ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हों। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के 2 नवयुवकों के बारे में एक बड़ी विचित्र बात सुनने को आई। यह कि जब दोनों जोर जोर से सांस लेते हैं तो उनके शरीर के अंदर विचित्र प्रकार की ध्वनियाँ और संगीत आने लगता है, जो किसी समीपवर्ती रेडियो स्टेशन का ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम भी हो सकता है। दोनों युवक जोर जोर से सांस लेते समय किसी लाउड स्पीकर के सिरे का स्पर्श करते थे तो आवाज़ इतनी ऊंची हो जाती थी कि सुनने वालों को ऐसा लगता था जैसे कोई रेडियो पूरा खोल दिया गया हो। दोनों युवक एक फैक्ट्री में काम करते थे। डॉक्टरों ने उनकी पूरी शारीरिक परीक्षा की, पर कोई कारण न पता चला। अनेक पत्रकारों ने विस्तृत छानबीन की, पर निराशा ही हाथ लगी। युवकों के शरीर से संगीत ध्वनियों के प्रसारण का कोई कारण नहीं जाना जा सका। विश्वविख्यात पर्यटक बर्ट्रैंड टॉमस ने एक बार अरब रेगिस्तान की यात्रा की तो उन्हें कुछ ऐसे बालू के टीले मिले जो गाते थे, और उनके गाने की ध्वनियाँ इतनी स्पष्ट और ऊंची होती थी कि काफ़ी दूर बैठकर भी उन्हें मज़े से सुना जा सकता था। यात्रा संस्मरण में टॉमस ने लिखा है कि यह मधुर संगीत कई तरह के वाद्य यंत्रों से संयुक्त होता था। कभी ढोलक की आवाज़ आती थी, कभी वीणा की सी झनकार। सहारा के रोने वाले टीलों की कथा भी कुछ ऐसी ही है। कैलिफोर्निया में भी बालू के कुछ ऐसे टीले हैं जो गाते हैं। हवाई द्वीप का एक टीला कुत्ते की सी आवाज़ में भौंकता है। दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसे रहस्यमयी भीतें हैं
व अट्टहास तक करती सुनी गई हैं। यूरोप में कुछ ऐसे समुद्र तट हैं जहां यात्री मधुर संगीत ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं। लंकाशायर के सेंट एनिम के समुद्री तट की बालू को एक विशेष प्रकार से दबाया गया तो उससे विचित्र तरह की ध्वनियाँ प्रसारित हुई। वैज्ञानिकों ने इन सब रहस्यों का पता लगाने की चेष्टा की, पर अभी तक वे इतना ही जान पाए कि प्रकृति में बालू की तरह के कुछ ऐसे कण हैं जो परस्पर संघात से प्राकृतिक ध्वनियाँ निकालते हैं। एक बार कैलिफोर्निया की एक स्त्री भोजन पकाने जा रही थी। अभी वह उसकी तैयारी कर ही रही थी कि चूल्हे से विचित्र प्रकार के गाने की ध्वनि निकलने लगी। गाना पूरा हो गया, उसके साथ ही ध्वनि आनी भी बंद हो गई। न्यूयॉर्क के में एक बार बहुत से लोग रेडियो प्रोग्राम सुन रहे थे। एकाएक संगीत ध्वनि तो बंद हो गई और दो महिलाओं की ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें आने लगी। रेडियो स्टेशन से पूछा गया तो पता चला कि वहां से केवल नियमबद्ध संगीत ही प्रसारित हुआ है। बीच की आवाज़ कहाँ से आई यह किसी को पता नहीं है। अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर सतराता गांव सोनगांव में बने एक शिव मंदिर से आने वाले संस्कृत आवाज़ को बहुत से लोगों ने जा जाकर सुना। यह संगीतमय ध्वनि शिवलिंग पर डाले जाने वाले जल की निकासी के लिए बनाई गई नाली से आती थी। पूना के 80 वर्षीय इतिहासज्ञ श्री D.P. पोद्दार ने भी इस विचित्र ध्वनि की पुष्टि की थी और आगे अन्वेषण कराए जाने का सुझाव दिया था। जैसलमेर में भी कुछ बालू के टीले पाए गए हैं जहां से कराहने आदि की कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई गई हैं। वहाँ के निवासियों का कहना है कि यह आवाज़ें इन टीलों में दबी प्रेतात्माओं की आवाज़ें हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इस रहस्यपूर्ण संगीत ध्वनियों का कारण रेडियो के शॉर्ट वेव ट्रांसमीटरों को बताया है। उनका विश्वास है कि इस तरह के रहस्य भविष्य में और भी बढ़ सकते हैं। शिकागो में एक महिला ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वह जैसे ही अपने रसोई घर का दरवाज़ा खोलती है, उसके विद्युत चालित चूल्हे में से एक विशेष प्रकार की संगीत ध्वनि आने लगती है। दरवाज़ा बंद करते ही संगीत भी बंद हो जाती है। इसकी इंजीनियरों ने जांच की तो पाया कि न तो पास में कोई शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर है और न ही बगल में किसी रेडियो से ध्वनि पकड़ी जा रही है, क्योंकि जांच करते समय पास पड़ोस के तमाम सेट बंद करा दिए गए थे। बिजली के यंत्रों से इस तरह की ध्वनियाँ अधिक आती हैं, इसलिए यह रहस्य तात्विक है। ऐसा तो समझा जा रहा है, पर अभी यथार्थ तथ्य पकड़ में नहीं आ रहे हैं। सेंट लुइस में एक बार एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया। जैसे ही संगीतकारों ने वाद्य यंत्र उठाए कि उनसे ताज़ा खबरें प्रसारित होने लगी। इससे आयोजन के सारे कार्यक्रम ही फेल हो गए। नाइरियाल की एक स्त्री ने बताया कि उसके स्नान करने के टब से गाने की ध्वनियाँ आती हैं। एल्बर्टा के एक किसान का कहना है कि जब वह अपने कुएं के ऊपर पड़ी हुई लोहे की चादर को हटाता है तो कुएं के तले से संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। पुलिस को संदेह हुआ कि किसान ने कहीं रेडियो छुपाया होगा, इसलिए इंच इंच जमीन की जांच कर ली। पड़ोसियों के रेडियो भी बरामद कर लिए, पर जैसे ही उस लोहे की चादर को हटाया गया, आवाज़ बार बार सुनाई दी और अंततः उस समस्या का कोई हल निकाला नहीं जा सका। कुओं, बालू के टीलों, समुद्र तट, बिजली के पंखों, चूल्हों और वाद्य यंत्रों के संगीत क्यों और कहाँ से फूट पड़ता है, यह अब तक के वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अब तक इस संबंध में जितनी जांच और पड़ताल हुई, वह सब की सब अधूरी रह गई। किसी एक मत पर नहीं पहुंचा जा सका। इस तरह की संगीत ध्वनियों का अमुक कारण है। विज्ञान की अधुनातन प्रगति और चंद्रमा तथा मंगल पर विजय जैसे अभियान निस्संदेह यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिशील प्राणी है। यह बात सदा से स्वीकार भी
की जाती रही है, परंतु इसी कारण वह सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता सामर्थ्यवान इकाई नहीं हो जाता। फिर भी मनुष्य का स्वभाव, प्रकृति, आचार विचार और संस्कृति पर दिनों दिन यह दंभ छाता जा रहा है कि उसकी बराबरी दूसरा कोई प्राणी तो क्या प्रकृति भी नहीं कर सकती। इस दंभ के कारण ही उसमें स्वार्थ, अनुदारता, अहंकार, अनास्था और अश्रद्धा के बीज दिनों दिन विकसित होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि विचार आम होते जा रहे हैं कि मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है और दिनों दिन और अधिक समर्थ सशक्त होता जाएगा, इसे दंभ नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि विपुला प्रकृति के थोड़े से रहस्य हाथ लग जाने पर मनुष्य अपने आप को प्रकृति और ईश्वर से भी बड़ा समझने लगे। यह दंभ ठीक उसी स्तर का है जैसे अनपढ़ लोगों के गांव में कोई साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुंच जाए और यह दावा करने लगे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। यह दावा दूसरे लोगों की दृष्टि में नितांत हास्यास्पद ही होगा। कोई व्यक्ति उसके सामने एक जटिल सवाल कर दे और वह उस सवाल का हल न करने के कारण खिसिया उठे, उसी तरह की स्थिति मनुष्य की तब हो जाती है जब प्रकृति उसके सामने ऐसे सवाल कर देती है जिन्हें वह सुलझा न सके। उस दशा में मनुष्य की अपनी क्षुद्रता और अल्प सामर्थ्य का आभास होता है। जैसे प्रकृति के ऐसे ही रहस्यपूर्ण सवाल जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं और उनका हल आज तक कोई भी वैज्ञानिक या बुद्धिशील मेधावी नहीं कर सका। एक ऐसा ही सवाल प्रकृति ने ब्रिटेन के कुछ क्षेत्रों में किया है। पत्थर शब्द का उच्चारण करते ही मन में कठोरता, अनम्यता और अडिगता का कल्पना उभरती है। कठोर, संवेदनशील और किसी को कष्ट कठिनाई में देखकर भी प्रभावित न होने वाले व्यक्ति को पाषाण हृदय भी कहा जाता है। परंतु कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो कठोर होते हुए भी मुलायम और नम्य होते हैं। ब्रिटेन के कुछ क्षेत्रों के अलावा ये पत्थर भारत में हरियाणा के चरखी दादरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पत्थरों की नम्यता और लचकीलेपन को देखकर लोगों ने इन्हें दिलदार पत्थर का नाम दिया है। दिल शब्द का उच्चारण करते ही लोचपन और संवेदनशीलता की कल्पना उभरती है। इस तरह का लचीलापन और कोमलता उन दिलदार पत्थरों में पाई जाती है। इन पत्थरों का कोई रंग नहीं होता और ये सामान्य पत्थरों की तरह अपारदर्शी भी होते हैं, परंतु लचक होने के कारण इनका उपयोग किन्हीं निर्माण कार्यों में नहीं होता। इन पत्थरों का गठन लाखों कोषों के संगठन से होता है और ये कठोर होते हुए भी हवा पानी के प्रभाव से छलनी की तरह छिद्रदार बन जाते हैं। इनमें हवा पानी के आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान भी होता है। दोनों सिरों को पकड़कर इन्हें हिलाया जाए तो ये रबड़ की तरह लहराने भी लगते हैं, किंतु फिर भी ये ठोस होते हैं। इस प्रकार के लोचदार और ठोस पत्थर कैसे बनते हैं, विज्ञान अभी इनको नहीं समझ पाया है। आप सुन रहे थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक दृश्य जगत की अदृश्य पहेलियां की एक रचना, ये रहस्य क्यों नहीं सुलझते। आप सभी के सामने फिर उपस्थित होऊंगा एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।